उन्हें स्ट्रक्चर और रोल चाहिए। हालांकि कैब से क्रैश होने के बाद एक ऑर्डर सिस्टम के तहत रीस्ट्रक्चरिंग का आइडिया थोड़ा परेशान करने वाला लगता है। ये कुछ ऐसा है जो इस यूनिवर्स में शामिल कानूनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आइलैंड के चारों ओर नीली आग भड़कती है, उनका कारण अभी भी पता नहीं है। दूसरों से दूर रहना शायद उसकी सीधी साधी पर्सनैलिटी की वजह से एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो सोशल मेलजोल और एक जैसा होने के आदर्शों के खिलाफ जाता है, जो अक्सर जापानी समाज के सेंटर में होते हैं। मिज़ुहो बीच फ्रंट के पास बसी नई सोसाइटी से खुद को अलग कर लेती है। नया अमेज़न के साथ कुछ भी खरीदने की अपनी काबिलियत के साथ एक ऐसी ताकत जो सीधे उसकी बिल्ली से जुड़ी है, जो उसके साथ ड्रिफ्ट में चली गई थी, वो खुद को अपने महल तक ही सीमित रखती है। दूसरों के साथ ऑर्डर करने के लिए कहा गया सामान शेयर करती है, लेकिन इमोशनल लेवल पर उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती। उसने सुना है कि वे उसके बारे में क्या कहते हैं, वे कितनी दुश्मनी रखते हैं, उसकी काबिलियत से जलते हैं। वे उसे रिसोर्स पाने का एक तरीका समझते हैं, उसे एक इंसान के तौर पर नहीं देखते। वे उसे मुश्किल और अमीर समझते हैं, जबकि असल में वो भी बाकी लोगों की तरह अकेलेपन से परेशान है। वो कुछ काम का होने के लिए अपनी बिल्ली पर भरोसा करती है, लेकिन ये असली इंसानी कनेक्शन जैसा नहीं है। मिज़ुहो को ये सीखना होगा कि दूसरों पर भरोसा करने और उनसे जुड़ने से कोई कमज़ोर नहीं होता। ये साफ है कि नीली आग में जल रही ज़्यादातर चीज़ें मिज़ुहो के ऑर्डर की है। नागरा अपने एक क्लासमेट से बात करते हुए ये नोट करता है, साथ ही जंगल में एक बड़े पेड़ के सामने मिज़ुहो को देखता है, जो उसी नीले रंग में जल रहा था। वो ये लड़की पर शक पैदा करने के लिए नहीं कहता, बल्कि एक सीधी सादी बात के तौर पर कहता है, जिसका मतलब हो सकता है कि उसे वजह का अंदाज़ा है। लेकिन ग्लासेस इसे पक्का मानता है कि मिज़ुहो ही आग लगा रही है, जिससे स्टूडेंट्स के बीच दुश्मनी बढ़ रही है, जो उसे अपनी समस्याओं के लिए बलि का बकरा बनाते हैं, अपने कामों की कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं और ये भी नहीं बताते कि वे इस बड़े मुद्दे में कैसे हिस्सा ले रहे हैं। ये पोनी की मिज़ुहो को विलन कहने की इच्छा के ऊपर और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो सच पर आधारित अफवाहें फैला रही थी कि पोनी का परिवार खास अधिकार वाला है। उसके पिता जापानी डाइट के सदस्य हैं, इसीलिए वो होशी के लिए सिर्फ एक मोहरा होने के बावजूद खुद को एक बड़े मकसद के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। मिज़ुहो अपनी अच्छी लड़की काउंसिल को एक दिखावा मानती है, जिससे उसे बहुत चिढ़ होती है, जबकि पोनी के लिए ये कुछ ऐसा है जो वो अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलने के लिए परिवार और समाज के दबाव के कारण खुद पर थोपती है। शायद इसीलिए वो पहली बार काउंसिल में हिस्सा लेती है, जबकि उसे इसमें अपने रोल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मिज़ुहो के अपने परिवार के बारे में कमेंट्स शायद बहुत दिल को छू गए, और इसलिए पोनी मिज़ु के टीचर पर क्रश को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। ये एक तरफा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो उसने नोटिस किया है, कुछ ऐसा जो शायद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मिज़ु को कोई भी समझना चाहता था, ना कि स्टूडेंट ग्रुप में कनेक्शन ढूंढना। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसकी घरेलू जिंदगी कैसी है, लेकिन टीचर साफ तौर पर किसी तरह की स्थिरता और आराम दिखाता है। वो अधिकार और भरोसे की निशानी है। उसका गाइडेंस और मंजूरी शायद कुछ ऐसा है जिसे वो बहुत चाहती है। होशी इन भावनाओं का इस्तेमाल करके मिज़ुहो को काउंसिल के साथ सहयोग करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे कहीं नहीं पहुंचते और मिज़ु और स्टूडेंट सोसाइटी के बीच दूरी और बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि नागरा एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है, कुछ न करने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसे चिड़िया की किस्मत से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे उसका अकेलापन कोई बड़ी बात नहीं लगता। ये एक ऐसी आदत है जिसे वो नोज़ुमी के हल्के दबाव से दूर करना सीख रहा है। जब नोज़ुमी चिड़िया को छोड़ने की असली वजह पूछती है, तो नागरा आम बहाने छोड़ देता है और कहता है कि वो बेरहम है और उसे मरने दे, इस उम्मीद में कि वो इस बातचीत से बच जाएगा, ये सोचकर कि कोट सच वही है जो नोज़ुमी सुनना चाहती है। लेकिन वो जानती है कि ये झूठ है। हम ज्यादा कुछ नहीं देखते, लेकिन बहाव से पहले नागरा के घर की हालत देखकर ये साफ है कि बचपन में उसे नज़रअंदाज किया गया था, और ये बेपरवाह स्वभाव शायद इसलिए था क्योंकि उसने बिना टूटे आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं से खुद को दूर कर लिया था। आपका दिमाग हर तरह की मेंटल कसरत कर सकता है ताकि आप जिस दर्द और परेशानी का सामना कर रहे हैं उसे कम करने का तरीका ढूंढ सके। हम सभी इससे निपटने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, और ऐसा होता है कि उसने बचाव के तरीके के तौर पर यही चुना, हालांकि उम्मीद है कि इसे बदला जा सकता है। एक उम्मीद है कि नागरा अभी भी आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे आग आइलैंड के और हिस्से को जलाती है, होशी की लीडरशिप में एक ग्रुप मिज़ु को घेर लेता है ताकि उससे सच कबूल करवा सके, लेकिन उसे अपना फॉल गाय साबित करने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किया या नहीं, उसे ही दोषी ठहराया गया है।
होशी उसके दिमाग में आग के सीन भेजता है जो सब कुछ जला रही है, जिससे स्टूडेंट्स राख में निराश होकर खड़े रह जाते हैं ताकि वो इमोशनली बैलेंस खो दे, लेकिन वो अपनी बेगुनाही बरकरार रखती है और आखिरकार वे चले जाते हैं। जहां वे बिना सबूत के इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी ने मिज़ू की बेगुनाही लगभग साबित कर दी है। उसने देखा है कि सिर्फ वही चीजें जल रही हैं जिनका सही तरीके से लेन देन नहीं हुआ है। ये सिर्फ मिज़ू की चीजों के बारे में नहीं है, हालांकि वो सभी रिसोर्स की मेन प्रोड्यूसर है, लेकिन ये इस आइलैंड पर सब कुछ है। स्टूडेंट काउंसिल के साथ एक और टकराव के बाद, कुछ स्टूडेंट्स उसके महल पर पत्थर फेंकने के बाद हिली हुई हालत में मिज़ू आसमान से पैसे की बारिश करवाती है, जिससे बीच पर अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स इसे अपने लिए जमा करने की कोशिश करते हैं। ये छोटे सोशल एक्सपेरिमेंट जैसा है। ये लालच जल्द ही दर्द में खत्म हो जाता है क्योंकि उनके द्वारा इकट्ठा किया गया सारा पैसा आग पकड़ लेता है, गलत तरीके से हासिल किया, जैसे कि बाकी सब कुछ जल जाता है। आइलैंड में अफरा तफरी मच जाती है, आग पेड़ों को जला देती है, घास का धुआं आसमान में भर जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगली सुबह ये अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। एक ऐसा काम जिसे कुछ समय के लिए यूनिवर्स के नियमों का हिस्सा समझकर गलत समझा जाएगा। आग बुझने के बाद स्टूडेंट्स ने इन मामलों पर बात करने के लिए एक मीटिंग की। मिज़ुहो आखिरकार मीटिंग में शामिल होने के लिए मान गई। उसने साफ किया कि आग की वजह वो नहीं है, हालांकि पैसों की बारिश के पीछे वही थी। उसने इसके लिए माफी मांगी और फिर एक बार फिर अपने महल में चली गई। आग की समस्या को असल में हल करने के लिए राजधानी ने एक ट्रांजैक्शन ऐप बनाया। हालांकि इसका इस्तेमाल बार्टर और ट्रेड सिस्टम के तौर पर किया जाता था। उनके समाज को स्वार्थ, लालच से बचने और कुछ हद तक निष्पक्षता की भावना पैदा करने के लिए और ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत थी। उनकी कम्युनिटी बसने लगी जब लोग अपनी मर्जी से काम करने के लिए पैसे जमा करने और योगदान देने के लिए नौकरियां ढूंढ रहे थे। हालांकि मिज़ुहो और नागटा के बीच बातचीत से ये साफ है कि ये ट्रांजैक्शन सिस्टम पूरी तरह से जरूरी नहीं है। वो उसे अपनी बिल्ली ढूंढने में मदद के लिए एक टोपी देती है, एक ऐसा सौदा जिसे वो अपना ट्रीट मानती है। इस चीज के लिए पेमेंट नहीं चाहती, कुछ ऐसा जो उनके बीच एक आम बात बन जाएगी। ट्रांजैक्शन ऐप स्वार्थ और लालच को रोकने के लिए जरूरी है, जिसकी वजह से मिज़ुहो की पावर की चोरी और शोषण हुआ, लेकिन ये उनकी कम्युनिटी बनाने में योगदान देने के लिए एक वजह और मोटिवेशन भी पैदा करता है। राजधानी एक्टिवली दुनिया के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाने और घर का रास्ता खोजने के लिए काम करती है। मिज़ुहो उन्हें रिसोर्स पाने का एक तरीका बताता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स बस आलस करते रहते हैं, कुछ नहीं करते। अब ये लोग पैसे के सिस्टम को देखते हुए कंट्रीब्यूट करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। हालांकि ये बुरा और रोकने वाला लग सकता है, इसका फायदा उठाना आसान है और पैसे के आधार पर ग्रुप्स को बांटना, एक क्लास स्ट्रक्चर बनाना, स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट करने के लिए मोटिवेशन और चोरी की समस्या को रोकने के लिए एक इकोनॉमी को जरूरी बना दिया है, जिससे एक बार फिर ब्लू फायर्स हो सकती हैं और अफरा तफरी मच सकती है। जीने का मतलब है किसी चीज के लिए काम करना, चाहे वो दुनिया को समझना हो, लोगों को लीड करना और उनकी देखभाल करना हो, या कुछ बनाना और बनाना हो। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि हम दिन रात आराम नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों को उसी समाज ने अलग थलग कर दिया है, जिसके लिए उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया था, उनके लिए ये मानना मुश्किल हो सकता है। कुछ कई दिनों तक गायब रहते हैं तो कुछ पूरे एक हफ्ते तक, इससे पहले कि उनकी गैर मौजूदगी आखिरकार सामने आए। ये समाज से निकाले गए लोग एक काले खोल में बंद अपनी जगह पर जमे हुए पाए जाते हैं। इन मामलों में कुल मिलाकर चिंता उन लोगों की सुरक्षा की नहीं है, बल्कि ये है कि ये उनके साथ भी हो सकता है। किसी को इन लोगों की परवाह नहीं है और इसलिए वजह की जांच, जिम्मेदारी से बचने के लिए सबकी पसंदीदा बलि का बकरा मिज़ू पर टिकती है। वो नागटा को दूसरी दुनियाओं के नए पोर्टल खोजने के काम से हटाकर जांच में उसकी मदद के लिए ले जाती है। वो अब तक अकेला ऐसा इंसान है जिसके आसपास की दीवारें कुछ कम हो पाई हैं, क्योंकि वो उसे अपने फायदे के लिए एक चीज के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखता है। दोनों ही असर वाले लोगों की तरह एक ही नाव में हैं, खुद समाज से अलग थलग हैं। इन जमे हुए खोलों के पास जाने पर एक इंसान की आवाज सुनी जा सकती है। एक जीरो ऑडियंस के लिए गेम स्ट्रीम कर रहा है, दूसरा अपने बेंच प्रेस के रेप्स गिन रहा है। ये साफ है कि इस पहेली का असली कारण अकेलापन और एस्केपिज्म है, हालांकि वे इसके असर को रोकने या वापस लाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के ब्रेक के दौरान नागरा ये समझने की कोशिश करता है कि मिज़ुहो उसके साथ दूसरों से अलग बर्ताव क्यों करती है और उसे लगातार चीजें मुफ्त में क्यों देती है, शायद इस तरह से कि वो ऐसे बर्ताव के लायक नहीं है।
वो इस बात पर दुखी होता है कि उनके ट्रांजैक्शन सिस्टम की वजह से सभी को पूरे दिन काम करना पड़ता है। मिज़ुहो जवाब देता है, ये बताते हुए कि असल दुनिया में भी ऐसा ही होगा। कैपिटलिज्म की असलियत ये है कि मिज़ु जैसे कुछ लोग दूसरों से कहीं ज्यादा अमीर हैं, जबकि वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स हर दिन उसके दिए सामान से अपनी कम्युनिटी बनाते हैं।